आपने किया था हमने फर्स्ट टर्म में। हाँ जी, फर्स्ट टर्म में आपने कंपनी की बैलेंस शीट का परफॉर्मा डिटेल में किया था, जिसमें हमने बताया था कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमेशा वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाती है एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसमें पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के बारे में दिया जाता है सारी, कि कंपनी के पास कहाँ कहाँ से फंड्स आए, कंपनी के पास कितनी इक्विटी है, कितने शेयर होल्डर्स के फंड्स हैं, और कितनी नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं और कितनी करंट लायबिलिटीज़ हैं, वो हमने डिटेल में किया था। इसके बाद हमने किया था कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, मतलब कि एक तरह से जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ आई थी उसको कंपनी ने कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है, कितनी उसके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, फिर हमने उसकी बाइफर्केशन भी सब की थी। अब यहाँ पर आगे जो आपके चैप्टर्स हैं, इसके बाद हमने रेशियो एनालिसिस का भी चैप्टर किया था, तो दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस। और एक बार हम दोबारा से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट वो आपका सेकंड टर्म का पार्ट है। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा आप देख ही रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ अ बिजनेस। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक कंपनी की ही की जाए, जॉइंट स्टॉक कंपनी की ही केवल एनालिसिस होता हो, ऐसा नहीं है। एनालिसिस जॉइंट स्टॉक कंपनी का या किसी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का या पार्टनरशिप फर्म के स्टेटमेंट्स का भी हो सकता है, होता है। और जो भी कोई उसमें इन्वेस्ट करता है, कभी भी बिज़नेस परचेज होता है या कोई भी ऐसी कोई उसको नया पार्टनर इन्वॉल्व होता है, या कभी भी उनको किसी को भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, तो किसी भी फर्म का के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन ये चैप्टर मेनली आपका कंपनी ओरिएंटेड है, कंपनी के फॉर्मेट्स हमने इसमें यूज़ किए हैं, क्योंकि कंपनी के लिए जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस मीन्स अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग। क्या एनालाइज करते हैं हम? एक तो देखो, इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, कि किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें आपने देखा सारी कंपनी की लास्ट एक समरी होती है कि उसने पूरे साल कितना प्रॉफिट अर्न किया, किस चीज़ पर उसने कितने एक्सपेंस किए, कितनी उसकी रेवेन्यू हुई, कितना उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, फिर उसका उसमें से क्या चीज़ें आज उन्होंने कितनी फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट की, वो एज इक्विटी इन्वेस्ट की या एज डेब्ट इन्वेस्ट की, ठीक है, और कहाँ इन्वेस्ट की, वो सारी इंफॉर्मेशन एक समरी फॉर्म में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाती है। और उस इंफॉर्मेशन को समझना जो है सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का काम होता है। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? 12th क्लास? हाँ जी, समझ में आया ये वाला पॉइंट क्या है? इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके हमें उसकी वर्किंग एंड कि कैसी उसकी वर्किंग चल रही है, कैसे वो काम कर रहा है, कैसा वो प्रॉफिटेबल है, आगे उसके अंदर क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो हमें पता चलता है। साथ में ये पता चलता है कि इस वक्त उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है का मतलब कि उनके पास कितना डेब्ट है और कितनी इक्विटी है, वो चीज़ हम पता लगाते हैं कि, और एनालिसिस के आपने अलग अलग टूल्स किए हैं, उनसे हमें ये पता लगता है। ठीक है, इसके बाद अब हमारा फटाफट हम इसमें ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, कि क्यों एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। पहला, टू असेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एज अ होल एज वेल एज इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म। क्या मतलब हुआ इसका?
बताओ बेटे क्या मतलब होगा इसका? टू असेस का मतलब पता लगाना, समझना। करंट प्रॉफिटेबिलिटी की इस वक्त उसकी कैसी कंडीशन है, उसकी प्रॉफिट अर्निंग कंडीशन कैसी है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब कि वो कितने कम से कम खर्चे में। एफिशिएंसी कब होती है बेटा? एफिशिएंसी का मैम जब कम कॉस्ट में काम कर लेते हैं। हाँ जी, मैम जब कम कॉस्ट में काम पूरा हाँ कर जी, लेते हैं। हाँ जी, जब हम सेम इनपुट देकर ज़्यादा आउटपुट लें या सेम आउटपुट कम इनपुट से लें तो हम कहते हैं हमने एफिशिएंसी से काम किया। तो हमें एक तो प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है कि ये कैसी प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है और क्या इसकी एफिशिएंसी है वो हमें पता चलती है, ताकि हमें डिपार्टमेंट की पूरे ऑर्गेनाइजेशन और उसके अलग अलग डिपार्टमेंट, उसके अलग अलग सेगमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता लगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू असरटेन द रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स मतलब कि जो फर्म की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे अलग अलग हम लोग सेगमेंट करते हैं ना, आपने सारे फॉर्मेट पढ़े हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से कितने रिलेट कर रहे हैं, एक का असर कितना दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, इस चीज़ के बारे में हमें पता लगता है। टू आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर चेंजेस इन द प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एंड द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। जैसे हम ज़्यादातर जो एनालिसिस करते हैं वो हमेशा एक दो ईयर को कंपेयर करके करते हैं। ठीक है, जैसे रेशियो एनालिसिस भी किया, हालांकि वो एक वर्टिकल एनालिसिस है, लेकिन हम फिर भी जो है एक फर्म की ग्रोथ कितनी हुई है, कैसे वो चेंज हो रहा है, वो सब चीज़ें हम 2 ईयर की सेम रेशियो निकाल कर पता लगाते हैं कि जैसे हमने कहा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लास्ट ईयर इतनी थी, अब या तो बढ़ गई है या घट गई है, तो वो क्यों बढ़ी, इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं इस एनालिसिस से कि चेंजेस क्यों आ रहे हैं। और टू जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेट्स एंड असेसिंग द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, कि वो फर्म अपने डेट्स को टाइम पर पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और फर्म की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैसी है, यानी शॉर्ट टर्म में उसके पास कितने फंड्स हैं और लॉन्ग टर्म में वो कितने फंड्स जो है पे करने के लिए इसके पास अवेलेबल होंगे, ताकि फर्म जो है फाइनेंशियली साउंड कितनी है, ये चीज़ हमें पता लग जाती है। मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि कोई फर्म प्रॉफिटेबल तो होती है लेकिन उसकी लिक्विडिटी पोजीशन ऐसी नहीं होती, यानी कि उसके पास कैश की पोजीशन ऐसी नहीं होती कि वो टाइम पर अपने डेट्स चुका सके, पे ऑफ कर सके। तो हमें ये भी देखना होता है कि इसके पास कितना कैश, कब कितना कैश आ सकता है, और ये फर्म अपना टाइम पर डेट चुका पाएगी, पे ऑफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए अब ये बता सकते हो आप लोग कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए कौन कौन व्यक्ति या कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो इंटरेस्टेड होते होंगे। बताओ बेटा, किस किस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की तरफ ध्यान देता होगा, कौन करवाता होगा एनालिसिस? जो मैनेजमेंट है बिजनेस का। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि मैनेजर्स। जब मैनेजर्स को क्या होता है कि फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने होते हैं, है ना, और ये देखना होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस हो, है ना। आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ रहे हो ना, एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस मैनेजमेंट का तो मेन जो है मोटिव ही यही है कि जो भी काम हो वो एफिशिएंटली भी हो और इफ़ेक्टिवली भी हो। तो जब वो प्रॉफिटेबिलिटी जज करते हैं और जब ये देखते हैं कि जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसमें हमारे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो पॉसिबल है थ्रू द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि वो सिर्फ नेट प्रॉफिट देखकर, उस फिगर को देखकर वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब वो पूरी कैलकुलेशंस करते हैं, उसको पूरी टूल्स लगाकर एनालाइज करते हैं, तभी पता लगा पाते हैं कि फ़र्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, ताकि वो उसको या तो ग्रो करने के लिए डिसीज़न लें, और अगर कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो उस प्रॉब्लम को साथ साथ सॉल्व करते रहें। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या देखो, इक्विटी इन्वेस्टर्स। ये कौन होते हैं बेटा इक्विटी इन्वेस्टर्स? शेयर होल्डर।
शेयर होल्डर्स जो फर्म में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं एज शेयर होल्डर, तो उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ये देखने में कि फ्यूचर में हमारा जो प्रोडक्ट, जो हमारा जो जिस बिज़नेस में हमने पैसा लगा रहे हैं हम, वो उसमें कितना रिस्क है, ठीक है, और कितनी उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है, ये भी हम जज कर पाते हैं। रिस्क को कैसे जज कर पाते हैं? जब हम देखते हैं कि इसकी सेल का 2 साल का ग्रोथ कितना हुआ है, कितने इसके अंदर खर्चे बढ़े हैं, जब हम उन चीज़ों को एसेस कर पाते हैं, ऑलरेडी ये कितना डेप्ट में चल रहे हैं, ठीक है, और वो पैसा किस टाइप की एसेट्स में लगा हुआ है, वो चीज़ें जब हम एनालाइज करते हैं तभी पता लग पाता है, और उसके बेस पर फिर हम अपना रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी का जो फैक्टर है उसको मेज़र कर पाते हैं। इसके अलावा और देखो, और किसको इसकी ज़रूरत पड़ती है? क्रेडिटर्स एंड बैंकर्स को। बैंकर्स को लोन देना है, ठीक है, बैंकर्स में कोई भी हो गए जिसको भी फर्म को लोन देना, और लैंडर्स कह सकते हैं बल्कि हम, क्रेडिटर्स एंड लैंडर्स, लैंडर्स जिन्हें बिजनेस को उधार देना है। और ये किस लिए? ये देखते हैं कि फर्म की सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, इन्हें भी देखना होता है कि फर्म के पास ऑलरेडी कितने डेट्स हैं, और ये अपनी फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं उनको टाइम पर पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर वो करने की कंडीशन में दिखती है तभी वो आगे उनको लोन देने का डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, इसमें कौन होंगे? टू जज द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। जिन लोगों को जो सप्लायर्स होते हैं, खासतौर पर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स कौन होंगे? सप्लायर्स मेनली, ठीक है, और या जो हमारे कमर्शियल पेपर्स वगैरह अगर हम कंपनी सेल करती है या पब्लिक डिपॉजिट्स लेती है, वैसे पब्लिक डिपॉजिट तो मीडियम टर्म माना जाता है, तो किसी भी शॉर्ट टर्म हमें अगर कोई क्रेडिट दे रहा है, चाहे वो सामान के रूप में दे रहा हो या किसी हमारे इंस्ट्रूमेंट को ऑनर करके दे रहा हो, वो हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देखेगा कि हमारे कितने पैसे कौन सी करंट लायबिलिटी में इन्वॉल्व हैं जो कि मतलब रिलीज़ हो जाएंगे और टाइम पर हमारी पेमेंट पॉसिबल हो पाएगी, तो वो अपने आप को सिक्योर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बता सकते हो बेटा? हाँ जी। मैम अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो मैम वो क्वालिटी गुड्स बेचेगी मैम। हाँ जी, एक तो ये चीज़ हो गई, और ख़ास तौर पर जो कस्टमर होता है वो ज़्यादातर किसी ब्रांड के साथ स्टिक हो जाता है, ठीक है, ज़्यादातर, और ख़ास तौर पर ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो उसके ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो हमेशा ये देखता है कि मैं जो प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ उसकी आफ्टर सेल सर्विस है या नहीं है ना, मुझे कितने समय तक कंपनी से सपोर्ट मिल सकती है, कंपनी ने कितना पैसा, मतलब कंपनी ने मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है या नहीं दे रही है, तो वो चीज़ें कंपनी के सस्टेन करने के कितने चांसेस हैं। तो ख़ास तौर पर जो बड़े कस्टमर्स होते हैं, छोटे कस्टमर्स की बजाय जो बड़े कस्टमर्स होते हैं या जो हमारे ऊपर डिपेंड, जैसे हम लोग किसी फर्म के सप्लायर भी तो हो सकते हैं ना, तो मान लो हमारे कस्टमर अदर बिजनेस हाउसेज हैं, तो वो लोग भी देखते हैं कि ये फर्म के ऊपर हम कितना डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है ना। कस्टमर कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट इस तरह के होते हैं कि कस्टमर की डिपेंडेंस हो जाती है उस बिज़नेस के ऊपर, तो कई चीज़ों को देखने के लिए कस्टमर्स, जो ख़ास तौर पर जो बड़े कस्टमर्स हैं, बिग कस्टमर्स हैं, जो बल्क में हमारे से सामान लेते हैं या क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बताओ किसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है? 5 पॉइंट तो हो गए। एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस के लिए, इनके लिए हाँ जी बेटा, ये आपके ना क्वेश्चंस आएंगे, और ये आपसे ना कभी किसी के लिए पूछेंगे, बताओ कि इनके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है या इसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इस तरह से किसी ना किसी एक के लिए पूछने का क्वेश्चन हर साल आता है। कभी किसी के लिए पूछ लेते हैं, कभी किसी के लिए पूछ लेते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है कि ये एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन के लिए कैसे इम्पोर्टेंस है इसकी। वो जो एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस हैं ये बारगेन करते हैं टू गेट द बेस्ट या रीज़नेबल एमोलमेंट्स का मतलब क्या है कि एम्यूलमेंट्स का, कि उनको जो सैलरी वगैरह मिल रही है या उनको जो बोनस मिल रहा है
या उनको जो किसी भी तरह से कंपनसेशन मिल रही है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन हमेशा मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएशन करती है। ख़ासतौर पर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग जब भी कभी सैलरी की डिमांड करती हैं, सैलरी हाइक की डिमांड करती हैं या किसी बेटर फैसिलिटीज़ की डिमांड करती हैं, तो वो लोग भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखती हैं कि वो कितनी कंपनी प्रॉफिटेबल है और कितनी वो फाइनेंशियली साउंड है, ताकि वो लोग अपनी सैलरीज़ के लिए, अपनी वर्किंग कंडीशंस के लिए नेगोशिएट करने का मतलब उनके साथ डील, मतलब एक तरह से बातचीत कर सकें। ठीक है। और इवन आजकल तो क्या है कि जो यंग जनरेशन जब एम्प्लॉयमेंट लेती है किसी फर्म में, ठीक है, जब कोई ज्वाइन करता है, इवन जो न्यू रिक्रूटीज़ होते हैं, वो भी ख़ास तौर पर किसी फर्म की, जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं ख़ास तौर पर, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखती है, ये देखने के लिए कि ये बिज़नेस कितना साउंड और कितना ग्रो करेगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ताकि उनकी अपनी जो एम्प्लॉयमेंट में की स्टेबिलिटी बनी रह सके, जहाँ पर उनको अगर बिज़नेस ग्रो करेगा तो साथ में वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करेंगे, है ना। अगर कोई बिज़नेस ग्रो करेगा, वो नए नए मतलब प्लान्स देखेगा, नए नए आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करेगा, तो नेचुरल बात है उसके एम्प्लॉयज़ भी उसके साथ ग्रो करेंगे, वो लोग भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। इसके अलावा टैक्स अथॉरिटीज़ कौन होगा, बताओ। टैक्स अथॉरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट को भी ये देखना होता है कि उन्होंने किसी भी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम बिजनेस हाउसेस, है ना। तो वो लोग भी देखते हैं कि इस बिज़नेस की क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है, वो पूरे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके देखती हैं कि उनकी जो लायबिलिटी है इनकम टैक्स की वो क्या बनती है और कंपनी ने कितना टैक्स टाइम पर चुकाया है या नहीं चुकाया। तो वो सब चीज़ें जज करने के लिए जो है गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी भी जो है उसके लिए विलिंग होती है। ठीक है। लिमिटेशंस, बेटा ये इसकी मैं थ्योरी आज करवा दे रही हूँ, फिर हम कल से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सारे थ्योरी के क्वेश्चंस सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये इनको सारों को आपने करना है और ये आपके पॉइंट वाइज 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चंस में आते हैं। लिमिटेशन क्या है बेटा, इसमें क्या कमी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, ये एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है। हिस्टोरिकल मतलब कि विच इज़ बेस्ड ऑन पास्ट फिगर्स। ठीक है, पास्ट का जो डाटा है जो पहले हो चुका है ये उसको एनालाइज करती है। ठीक है, कि ये फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं करती। वो अब हम अगर कोई सही तरह से एनालिसिस कर पाता है पास्ट के डाटा का और वो कितना फ्यूचर को उसके से रिलेट कर पाता है, उसी पर फर्म की सक्सेस डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सही तरीके से ना किया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर के डिसीजंस सही हों। हालांकि हमें इसी एनालिसिस के बेस पर ही, आजकल आपने देखा ही होगा डाटा एनालिसिस का बहुत ज़्यादा अब तो टाइम चल रहा है, तो कोई भी फर्म पिछले डाटा को, चाहे वो फाइनेंशियल डाटा हो या कस्टमर डाटा हो, उसी को देखकर, उसी पर डिपेंड होकर फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाती है, फ्यूचर का विज़न क्रिएट करती है। तो ये केवल एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है। और अगर मैनेजर, डिसीजन मेकर, जो भी मैनेजर है, चाहे लैंडर है चाहे इन्वेस्टर है, उसको बहुत जो है ध्यान से इसको समझना होता है। और अगर उसका फोरकास्ट सही ना हो तो इससे हमें बेनिफिट नहीं होता। ये फ्यूचर के बारे में ज़्यादा डिटेल में ये कुछ नहीं बताती। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज्ड, कि जो मान लो हम किसी भी एक्सपेंस की बात कर रहे हैं कि लास्ट ईयर इतना % खर्चा हुआ था और हम फ्यूचर के लिए उतने ही % खर्चे को अगर हम माने, तो क्या होगा कि इस बीच जो इन्फ्लेशन आता है, जो प्राइसेस में चेंजेस आ जाते हैं, सैलरी में चेंजेस आ जाते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस में चेंज आ जाते हैं, तो वो चीज़ों को ये इग्नोर करता है। यानी कि ये केवल पास्ट में जो हो चुका है केवल उसी की कैलकुलेशन करता है। अब उसमें अब प्राइस लेवल जो चेंज हो रहे हैं उसको ये एकोमोडेट नहीं कर पाता। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड, इसका मतलब क्या होगा,
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव का क्या मतलब है? बताओ बेटा, क्वालिटेटिव का क्या मतलब है? मैम किसी चीज की क्वालिटी, हाँ जी। मैम किसी चीज की क्वालिटी मैम। हाँ, तो यहाँ पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का क्या मतलब हो सकता है कि जो प्रॉफिट होते हैं बिजनेस मैम के। जैसे कोई, हाँ जी। जो बिजनेस की प्रॉफिट या परफॉर्मेंस है वो केवल डाटा पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ का जो मैनेजर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वहाँ के एम्प्लॉयज़ का कैसा बिहेवियर है या उनका काम के प्रति कैसा एटीट्यूड है, कितना वो सिंसियरली काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारी पास्ट परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो हम ये नहीं कह सकते अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाए, अगर कुछ एम्प्लॉयज़ ख़ास तौर पर की एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बिज़नेस को छोड़कर चले जाएं या कोई बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ आ जाएं, तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर जो हमने डिसीज़न लिया वो हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये कहीं पर भी सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान देता है, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, कि किस क्वालिटी मतलब कि जो उस प्रॉफिट को अर्न करने की क्वांटिटी क्या है वो ये तो देखेगा, खर्चे की क्वांटिटी क्या है ये देखेगा, लेकिन क्यों है उसके ऊपर ये ध्यान नहीं देता। मान लो खर्चा ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न रहे, वो चीज़ों को हम उसके लिए हमें अलग से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ सकती है जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से नहीं पता लगती। ठीक है, इसके बाद फुल ऑफ मैनेजमेंट बायस। फुल ऑफ मैनेजमेंट बायस का मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन प्रिपेयर कर रहा है? बिजनेस खुद कर रहा है, बिजनेस के मैनेजर्स कर रहे हैं। तो कई बार वो लोग अपने अकॉर्डिंगली उन फिगर्स को मैनेज कर देते हैं। कई बार जो प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट है उसमें कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं, हालांकि मोस्ट ऑफ आइटम्स जो हैं वो वाउचर बेस्ड होती हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनेजमेंट के डिसीज़न पर डिपेंड करती हैं। जैसे डेप्रीसिएशन कितना होगा, हम किस कॉस्ट को एक एसेट मानकर बैलेंस शीट में ले जाएंगे और किस कॉस्ट को हम एक एक्सपेंस मानकर प्रॉफिट में से चार्ज क्रिएट कर देंगे। ये कुछ चीज़ों के ऊपर जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं और वो अलग अलग मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली उसको शो करके प्रॉफिट को या अगर जो डिफरेंट फिगर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो थोड़ी सी ये भी इसमें प्रॉब्लम होती है। इसके बाद विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि अपने अकाउंट्स में, वही जो मैंने अभी ये समझ लो फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड ही पॉइंट है, विंडो ड्रेसिंग, यानी कि अपने अकाउंट को आपने अपने अकॉर्डिंगली मैनेज किया। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कई बार फर्म्स को मान लो परफॉर्मेंस उनकी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ खर्चों को वो जानबूझकर अगर उन्होंने एसेट्स में ट्रांसफ़र कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें जो खर्चा रेवेन्यू में से माइनस करके प्रॉफिट में शो करना था, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस खर्चे को माइनस नहीं किया और उसको कह दिया कि हम इसको एसेट्स में शो करेंगे, ये तो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या ये तो हमारी फिक्टिशियस एसेट है, या हमने जानबूझकर अपनी एसेट्स को जो राइट ऑफ करना था या डेप्रिसिएशन डालना था वो कम डाला। तो उससे क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स के फिगर जो हैं इन्फ्लेटेड होंगे, बढ़े हुए होंगे। तो उससे क्या है, हमारे अकाउंट्स अट्रैक्टिव लग सकते हैं कि किसी कोई भी व्यक्ति उससे अट्रैक्ट हो सकता है कि एक फर्म बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस तरह से विंडो ड्रेसिंग करके भी कई बार जो मैनेजमेंट है उन अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो डिसीजंस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेट हैं। तो इसलिए हमें जो है एनालिसिस को बहुत ध्यान से करना चाहिए और कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स को भी ज़रूर देखना चाहिए। फिर वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हालांकि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना धीरे धीरे मैंडेटरी होता जा रहा है। पहले ये ऑब्लिगेटरी होता था कि आपकी मर्जी है आप फॉलो करो, लेकिन ज़्यादातर जो है अगर आप देखोगे तो कंट्री टू कंट्री, इवन एक ही कंट्री के अलग अलग एरियाज़ में कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिस यानी कि किसी भी चीज़ को करने का तरीका
वो अलग अलग हो सकता है। तो जिसकी वजह से क्या है, हम एक एरिया के अकाउंट्स को दूसरे एरिया के अकाउंट से कंपेयर नहीं कर पाते। हालांकि अब इन चीज़ों को सभी कंट्रीज़ अब धीरे धीरे जो है इसमें स्टैंडर्डाइजेशन चल रहा है, क्योंकि अब जो बिज़नेस फर्म है वो केवल एक कंट्री तक सीमित नहीं रह गई हैं, उसमें जो है बाहर के लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, तो सभी लोग उनको समझ सकें। तो इसलिए ये वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है, चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं और स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ रहा है। और आइडेंटिफाई सिम्टम्स बट डज नॉट गिव एनी सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है कि आपको सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं लेकिन सॉल्यूशन हमें खुद देखना होता है। तो ये हमने यहाँ तक अपना सारा हमने थ्योरी का किया, इनको आपने सबको ध्यान से करना है। अब नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके 1 बाय 1 टूल्स करेंगे। ठीक है।